हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट। और इस सीरीज़ में अभी तक हमने किए हैं जे सेट और ये है हमारा के नंबर का सेट। ठीक है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपकी परीक्षा है वो आपकी आयोजित होगी अक्टूबर के मंथ में। अक्टूबर मिड में आपकी एग्ज़ाम जो है वो आयोजित होने वाली है। इसमें लगभग 25 लाख के आसपास, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं वो अपेयर होंगे। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा और आपका सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए कि आपको मिनिमम जो है वो 75 मार्क्स जो है आपको ऑब्टेन करने हैं इन ओवरऑल, है ना। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो भी आपके फॉर्म्स आएंगे उनको आप इजीली भर सकते हैं, उनकी कट ऑफ को आप इजीली टच कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर वीडियो का। इसमें पूछा है सीबी वॉज सेटअप। सीबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेड जो आपका इसका सेटअप कब हुआ था ये पूछा गया है। तो इसकी जो सेटअप हुआ था दैट इज इन 1992। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल या किस वर्ष में शिवाजी वॉज क्राउंड एज द छत्रपति। जो छत्रपति शिवाजी जी हैं उन्हें छत्रपति का जो क्राउन है, ताज है, वो कब पहनाया गया, यह पूछा गया है इस प्रश्न के अंदर। तो यह पहनाया गया था 1674 के अंदर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। 1674 के अंदर ताज पहनाया गया था शिवाजी को, छत्रपति का ताज जो टाइटल है वो दिया गया था। और छत्रपति शिवाजी को राजा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो टाइटल है, राजा का टाइटल, ये दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब के द्वारा टाइटल दिया गया था राजा का। और शिवाजी के जो गुरु हैं, दो गुरु हैं, इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता होना चाहिए। गुरु की बात कर रहे हैं हम, छत्रपति शिवाजी के गुरु जी। तो उन एक का नाम था तुकाराम, एक थे तुकाराम, और दूसरे का नाम था रामदास। ये दोनों लोग जो थे ये गुरु थे किसके, छत्रपति शिवाजी के। अब यहाँ पर जो शिवाजी का टाइम था, बेसिकली हम बात कर रहे हैं हम मराठा टाइम की, मराठा पीरियड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो टाइप के टैक्स देखने को मिलते थे। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस देखने को मिलते थे यहाँ पर बेसिकली। एक को कहते थे चौथ, एक को कहा जाता था चौथ। चौथ का मतलब होता है 1/4। ठीक है, मतलब जो भी आपका इनकम होगा थ्रू एग्रीकल्चर या जो भी आपका व्यवसाय है उसका 1/4 हिस्सा आप एज अ लगान या एज अ टैक्स देंगे। और दूसरा सिस्टम था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी तो सरदेशमुखी का क्या मतलब था, ये था 1/10 ऑफ टैक्स। मतलब जो भी आपका इनकम है वहाँ का 1/10वां हिस्सा, 1/10 पार्ट जो है वो एज अ टैक्स जो है आप वो एम्पायर को या किंग को देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे कई बार क्वेश्चन आया है, अष्टप्रधान। ठीक है, अष्टप्रधान, अष्टप्रधान। ठीक है, अष्टप्रधान जो है यहाँ का जो एक बेसिकली जिसे कह लीजिए आप गवर्निंग बॉडी है वो होती थी। ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली दिस इज अ गवर्नमेंट, ये एक सरकार होती थी एक तरीके से, जिसके अंदर कई सारे मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, और जो यहाँ पर पेशवा, एक वर्ड यूज़ किया जाता था पद को, पेशवा। पेशवा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, पेशवा होता था यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को। जो आज की डेट में हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें उस टाइम पर पेशवा कहा जाता था। और अष्टप्रधान किससे संबंधित है यहाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर अष्टप्रधान मतलब 8 ऐसे लोग जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं एक तरीके से और सरकार को या शासन को चला रहे हैं। मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल पार्ट कौन सा होता है फ्लावर का। तो देखिए मेल पार्ट होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेल पार्ट होता है आपका स्टेमन। ठीक है, स्टेमन, ऑप्शन सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। स्टेमन है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और जो कि कहाँ से बनता है, दिस इज कम्स फ्रॉम द एंथर। ठीक है, एंथर, एंथर से ये आपको मिलता है। और फीमेल पार्ट की हम बात करें तो मेल पार्ट हो गया। फीमेल पार्ट जो होता है वो होता है आपका पिस्टल। ठीक है, पिस्टल जो वर्ड है, पिस्टल, ये ऑप्शन में लिखा हुआ है, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और साथ में एक चीज़ होती है, फ्रूट की बात करेंगे हम साथ में, अगर जो फ्रूट की जो फल होता है इसका फ्रूट, उसे कहते हैं रिपन ओवरी, रिपन ओवरी। ठीक है, ओवरी जो होता है बेसिकली वो होता है फ्रूट पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का।
और फ्रूट की स्टडी को कहते हैं हम पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कहा जाता है जो फ्रूट्स की स्टडी को करते हैं, ठीक है। और फ्रूट्स जो होते हैं, फल जो होते हैं, बेसिकली उसको पकाने के लिए एक केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, या कह लीजिए एक पदार्थ होता है जिसकी वजह से फल जो है वो पकता है। मतलब जैसे केला है, मैंगोज हैं, या और भी पपीता है, पपाया है, ये सब क्या है, कच्चे होते हैं, तो मतलब एक प्लांट में भी पक जाते हैं और आर्टिफिशियली भी पकाए जाते हैं। तो इसके लिए जो एक पदार्थ रिस्पॉन्सिबल होता है उसे कहते हैं इथाइलिन। इथाइलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपनिंग ऑफ द फ्रूट, दैट इज पकने, मतलब जो फल है, फल के पकने के लिए जो पदार्थ रिस्पॉन्सिबल है वो होता है इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑसिमम टेन्यूफ्लोरम। ऑसिमम टेन्यूफ्लोरम जो है ये एक साइंटिफिक नेम है कि किस चीज़ का है। देखिए ये साइंटिफिक नेम है तुलसी का। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी। और तुलसी को क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ प्लांट्स के नाम से भी हम जानते हैं। क्वीन ऑफ प्लांट्स के नाम से भी हम तुलसी को जानते हैं। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, मदर ऑफ मेडिसिन इन नेचर, मदर ऑफ मेडिसिन इन नेचर के नाम से भी हम जानते हैं किसको, तुलसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड गांधी जी मींट बाय सर्वोदय। देखिए सर्वोदय जो गांधी जी ने वर्ड यूज़ किया था, ये वर्ड दिया था सर्वोदय, तो इस शब्द का तात्पर्य क्या है यह पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सर्वोदय का मतलब होता है जन्म लेना एक नई सोसाइटी का, ठीक है, जिसके अंदर कुछ एथिकल वैल्यूज़ हो, नैतिक सिद्धांत उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, नैतिक मूल्यों पर आधारित नए समाज का जन्म, वो कहलाता है सर्वोदय अकॉर्डिंग टू गांधी जी, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्थ ऑफ अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज़, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है सर्वोदय का, ये लिया गया था, एक बुक थी अनटू द लास्ट एक बुक थी ये। इस बुक के राइटर थे जॉन रस्किन, ठीक है। इनकी एक बुक थी ये सॉरी, अनटू द लास्ट, इनकी जो बुक है, अनटू द लास्ट द बुक है रिटन बाय द जॉन रस्किन, उसमें से ये जो कॉन्सेप्ट है सर्वोदय का ये लिया गया था, ठीक है। अब सर्वोदय से एक चीज़ और याद आती है, सर्वोदय प्लान जो है, सर्वोदय प्लान, ठीक है, ये लॉन्च हुआ था 1950 के अंदर, ठीक है। और किसने किया था, वो आपके जो जयप्रकाश नारायण है, जेपी नारायण, ठीक है, इन्होंने ये सर्वोदय प्लान लागू किया था। और एक था गांधीयन प्लान। तो गांधीयन प्लान आपका 1944 के अंदर लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, एस एन अग्रवाल के द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द इम्पॉर्टेंट बुक रिटन बाय कौटिल्य। देखिए जब हम बात कर रहे हैं कौटिल्य की, तो कौटिल्य के कई सारे नाम हैं, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है कौटिल्य को, और विष्णुगुप्त के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, ठीक है। और इंडियन माइकवेली के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र बेसिकली जो बुक है अर्थशास्त्र, ये बुक लिखी गई थी कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, किसी का भी नाम ले सकते हैं इनमें से, ये बुक इनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। इंडिका जो बुक है ये लिखी गई थी मैगस्थनीज के द्वारा। और मैगस्थनीज कहाँ से आया था, ये था बेसिकली सेल्यूकस निकेटर जो था उसके दरबार से आया हुआ एक व्यक्ति था जो भारत में आया था, और फिर भारत से वापस जाने के बाद उसने एक बुक लिखी जिसमें उसने भारत का विवरण दिया, और उस बुक का नाम था इंडिका। नेक्स्ट है राजतरंगिणी की बात करें जब हम, तो राजतरंगिणी जो बुक है इसे लिखा था कलहन ने लिखा था इस बुक को, और इसे लिखा गया था संस्कृत लैंग्वेज में। और ये बेसिकली जो राजतरंगिणी बुक है, इसके अंदर कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अर्थशास्त्र, जो कि लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शिया। रामायण को पर्शिया भाषा में किसने ट्रांसलेट किया। देखिए रामायण की बात कर रहे हैं, तो रामायण को पर्शिया में कन्वर्ट करने वाला जो था वो था अकबर, ठीक है। और देखिए अकबर ने किया नहीं था, बट अकबर के ऑर्डर पे हुआ था, मतलब अकबर ने आदेश दिया था कि रामायण जो है उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए। तो किया किसने था, ऑन द बिहाफ ऑफ अकबर, ये किया था बदौनी ने, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बदौनी, ठीक है। थोड़ा हिंदी में हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो
कंसिडर मत करिएगा उस चीज़ को। तो बदौनी ने जो है बेसिकली रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। अब यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ कौन है? ये रिलीजियस गुरु हैं। ही इज़ द रिलीजियस गुरु ऑफ अकबर। अकबर के जो रिलीजियस गुरु हैं वो है अब्दुल लतीफ़। अबुल फजल की जब हम बात करते हैं तो अबुल फजल ने आईन अकबरी, अकबरनामा, जो अकबर की बायोग्राफीज़ हैं बेसिकली वो लिखी हैं, ठीक है। और एक है अथर्ववेद एक नाम की पुस्तक है, अथर्ववेद। ये बुक लिखी थी हानिफ इब्राहिम ने, हानिफ इब्राहिम, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बदौनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्ट होते हैं किसके द्वारा? अब देखिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जब हम बात करते हैं, रिसेंटली भारत के नए राष्ट्रपति जो है वो चुने गए हैं, तो जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो उसी के इलेक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो जब हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, तो इसके अंदर वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो डायरेक्टली इलेक्टेड होकर आते हैं। मतलब देखिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं एमपीज़ कौन से? लोकसभा के और राज्यसभा के, प्लस इन्वॉल्व होते हैं एमएलएज, ठीक है, हर स्टेट के, मतलब हर स्टेट के इंक्लूडिंग यहाँ पर एक चीज़ और रहेगी, दिल्ली और पुडुचेरी, इन दो जो कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर भी क्या है, विधानसभा है। यहाँ के भी जो डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर। मतलब अगर जो हम लोकसभा के 543 लोग और 250 लोग, यहाँ पर 250 नहीं होंगे, यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि भाई जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर मतलब यहाँ पर 250 है, तो इसमें से जो 12 लोग हैं वो क्या है, नॉमिनेटेड है। तो दैट मीन्स यहाँ पर 238 लोग ये हो गए, और प्लस जितने भी एमएलएज हैं, टोटल नंबर ऑफ एमएलएज फ्रॉम द होल कंट्री और 28 स्टेट से लेके, और इंक्लूडिंग विद द दिल्ली एंड पौंडीचेरी के जितने भी आपके एमएलएज हैं, ये सब मिलकर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं किसकी, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर। देखिए बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पर रहेंगे बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट है आपका, वहाँ के दोनों हाउसेज के लोग और स्टेट असेंबलीज के लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। कौन नहीं करते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में जो आर्टिकल नंबर 54 है उसके अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 54 के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात की गई है। अभी हमने एक बात करी कि जो दिल्ली और पौंडीचेरी इन दोनों को पार्टिसिपेशन में राइट मिला। ये कब मिला? ये मिला था, एक के लिए एक अमेंडमेंट हुआ था, 70th अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 के अंदर हुआ था। सॉरी 1992 के अंदर 70th अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत दिल्ली एंड पुडुचेरी को पार्टिसिपेशन की क्या मिली थी, परमिशन मिली थी, ठीक है। ये तो बात हो गई इलेक्शन की। अगर जो रिमूवल की हम बात करते हैं, अगर जो इन केस हम इम्पीचमेंट की बात करते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कौन कौन इन्वॉल्व होगा? वहाँ पर एमपीज़ होंगे। कौन से एमपीज़? अभी एमपीज़ की हम बात करते हैं। यहाँ पर होंगे लोकसभा के 543 लोग, क्योंकि भाई 2 एंग्लो इंडियन थे वो तो हट गए हैं, अब तो बचे नहीं है वो 2 लोग, ठीक है। तो भाई टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितनी बची हुई है? राज्यसभा में यहाँ पर होंगे पूरे 250 लोग, मतलब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो एमएलएज थे आपके स्टेट से, उनका कोई रोल नहीं रहता। मतलब अगर जो इम्पीच करना है राष्ट्रपति को, उनको उनके पद से हटाना है, तो उसके लिए जो भी प्रोसीजर, कार्यवाही, जो भी चीज़ें रहेंगी वो सारी की जाएंगी सिर्फ एमपीज़ के द्वारा, जो कि पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे, ठीक है। और इसके अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इंक्लूडेड होंगे जो कि एक्सक्लूड थे इलेक्शन के दौरान, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? देखिए अब हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव हेड की, तो जो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, वो कौन होता है? वो होते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं किसी भी स्टेट के, ठीक है। स्टेट मतलब किसी भी देश की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर किसी राज्य की नहीं बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो पीएम होते हैं, पीएम कौन होते हैं? पीएम होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ
सीट नहीं है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट को एक और नाम से जाना जाता है, ही इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, या फिर एक्चुअल एग्जीक्यूटिव के नाम से भी जाना जाता है किसे, प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, ठीक है। एक टर्म दिया गया है लीडर ऑफ अपोजिशन। अब लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए मतलब भारतीय संविधान के अंदर कितनी सीटें हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं स्पेशली, 543 सीट्स हैं टोटल। 545 थी, 2 एंग्लो इंडियंस 2019 के अमेंडमेंट के तहत हट गई हैं, तो बची हैं 543 सीटें। इन सीटों में का जो 10% होगा, 10% मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे राउंड फिगर में 55 सीटें, मतलब जिस पार्टी के पास, मतलब देखिए एक पार्टी हो गई जिसने गवर्नमेंट बना ली, सरकार बनाने के अलावा जो विपक्षी पार्टी है उसमें से जिस पार्टी के पास 10% अर्थात 55 सीटें होंगी मिनिमम, वो पार्टी अपना एक लीडर ऑफ अपोजिशन डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है, क्लियर। चीफ सेक्रेटरी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो क्या होता है बेसिकली, ये जो पद है चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट फलाना, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो क्या होता है, वो होता है मिनिमम बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, ठीक है। ये कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। देखिए प्रशासन चलाना मतलब जो भी स्टेट लेवल पर काम हो रहा है उन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करना, वो इसका काम होता है, चीफ सेक्रेटरी का होता है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया कि द विच ऑफ द फॉलोइंग टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए राष्ट्रपति के विरुद्ध जो इम्पीचमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब उनको जो उनके पद से हटाना है, तो उसके लिए जब हम बात कर रहे हैं इम्पीचमेंट के बारे में, तो वो चीज़ कहाँ से इनिशिएट की जा सकती है, क्या केवल राज्यसभा से या केवल लोकसभा से या स्पीकर ऑफ द लोकसभा के द्वारा या किसी भी हाउस ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द लोकसभा से। देखिए एक्चुअली में इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से शुरू हो सकता है, मतलब संसद के किसी भी सत्र से, मतलब चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, मतलब दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन से इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा सकता है। और इस इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है इसके लिए बारे में आर्टिकल 61 के अंदर मेंशन किया गया है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर, मतलब जो प्रेसिडेंट का पार्ट है, पॉलिटी का हिस्सा है उसके अंदर। अब इम्पीचमेंट जो है वो होता क्यों है, देखिए इसके लिए ना कोई स्पेशल ग्राउंड नहीं है, बस ये चीज़ है कि भाई जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने वायलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, जो डिस्क्राइब किया गया है, बट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन किया है, बेसिकली उल्लंघन किया है, बट ऐसा क्या उल्लंघन किया है क्या नहीं किया है ये चीज़ कोई संविधान के अंदर प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ये किसी भी हाउस में इनिशिएट की जा सकती है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, बट यहाँ पर क्या होगा कि 1/4 ऑफ द मेंबर्स, मतलब अगर जो हम बात करें इसे राज्यसभा से इनिशिएट किया गया तो 1/4 मेंबर जो होंगे यहाँ के, 1/4 मतलब 250 लोग हैं, तो 250 लोगों का 1/4 लगभग आपका ये कह लीजिए 60 मार्क्स, सॉरी नॉट 60 मार्क्स, 62 लोग जो है लगभग, ये जो है स्टार्ट करेंगे इम्पीचमेंट प्रोसेस, मतलब एक लेटर, एक एप्लीकेशन जिसमें वो लिखेंगे कि कहेंगे कि भाई हम प्रेसिडेंट को के ऊपर इम्पीचमेंट लगाना चाहते हैं, उन्हें हटाना चाहते हैं, और उस जो उनकी एप्लीकेशन होगी वो देंगे अपने, जो उनका स्पीकर होगा वहाँ पर कंसर्न स्पीकर, उसके बाद जो स्पीकर है वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई आपके खिलाफ जो है वो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर आया है, और उन्हें 14 दिन का टाइम पीरियड दिया जाएगा। भाई 14 दिन में वो प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या फिर जिन लोगों ने उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की बात कही है उनके ऊपर, मतलब उनके साथ मिलकर वो जो भी प्रॉब्लम्स है उनको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये देखिए था ना मांडवाली कर लिया, तो मांडवाली वाला काम भी किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो इनिशिएट तो कर दिया 1/4 ने, बट दोनों देखिए पहले सदन में होगा, फिर सेकंड लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा से शुरू हुआ फिर राज्य लोकसभा में जाएगा, अगर जो लोकसभा में शुरू हुआ तो फिर राज्यसभा में जाएगा, पर दोनों जगह में एक कंडीशन को फुलफिल करना होता है, वो होता है स्पेशल मेजोरिटी की। स्पेशल मेजोरिटी से जो भी रेजोल्यूशन या बिल है वो पास करना पड़ेगा इम्पीचमेंट का। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ द वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग आपको यहाँ पर शो करनी पड़ेगी, चाहे वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से। अगर जो दोनों सदनों से पास हो जाता है तो क्या होगा, फिर भाई प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाते हैं। बट अगर जो हम इसके सिंपल प्रोसीजर की जब बात करें तो होता क्या है कि भाई मान लीजिए
राज्यसभा ने इनिशिएट किया, राज्यसभा ने अपने यहाँ पर पास कर दिया, फिर वो भेजा गया लोकसभा के अंदर, लोकसभा में भेजा गया, लोकसभा उस पर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाएगी, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में पता लगेगा कि भाई जो भी एलिगेशंस लगे हैं वो सही हैं या गलत है। उसके बाद फिर लोकसभा भी जब पास कर देगा तो फाइनली जो है प्रेसिडेंट जो है वो अपने पद से हट जाते हैं। तो ये चीज़ होती है। भारत में ऐसा एक दो बार इम्पीचमेंट का प्रोसेस लाया गया, बट वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। इन ओवरऑल हम बात करें तो इम्पीचमेंट जो है भारत में आज तक कोई भी प्रेसिडेंट नहीं हुआ जो इम्पीच किया गया हो। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे सेट के थे, जो कि हम कर रहे हैं स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए। ठीक है, पेट 2022 के लिए हम ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आई होप सो क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच में, सर्कल्स के बीच में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।